जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 2019 में पूछा गया द्वितीय पाली का साइंस का क्वेश्चन एमसीक्यूज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ठीक है, यानी वो जंतु वाला नहीं पूछ रहा है, पादप वाला पूछ रहा है। ठीक है, प्लांट्स हार्मोन पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है इंसुलिन, ऑप्शन बी कह रहा है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी कह रहा है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी कह रहा है साइटोकाइनिन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा राइट। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आप आंसर कमेंट कर सकते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, साइटोकिनिन जो होता है ये एक पादप हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन ये सभी ह्यूमन हार्मोन है। ठीक है, ये सभी ह्यूमन में पाए जाते हैं। समझ के बात को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए ध्यान से, कह रहा है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सुरंगम दोस्तों, ये जो जल संग्रहण की व्यवस्था होती है, जल को इकट्ठा करने का एक मतलब व्यवस्था, जैसे हम लोग अपने बिहार में अपने एरिया में क्या कहते हैं, पोखर कहते हैं ना टाइप, जिसमें क्या होता है कि पानी इकट्ठा होता है, जमा होता है, तो उस टाइप का होता है ये। इसका नाम, उसको सुरंगम कहा जाता है। तो कहाँ पे कहा जाता है, किस स्टेट में कहा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन सी कह रहा है केरल, ऑप्शन डी कह रहा है कर्नाटक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इसको कहते हैं केरल में जो होता है ना सुरंगम, सुरंगम बोला जाता है केरल में। ठीक है, स्टेट ऑफ केरला को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए ध्यान से, कह रहे दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। कहने का मतलब जो कोलगेट होता है वो क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है कि अम्लीय होती है कि लवणयुक्त होता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्षारीय होता है। दोस्तों, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो अपना आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, तो जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है ना, वो कुछ नहीं होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ होता ही नहीं है, तो उसका आ जाएगा आंसर, इसमें जो ऑप्शन डी दिया है ऑप्शन डी, यानी मात्रक विहीन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ध्यान से, कह रहा है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बताइए। तो जो क्लोरीन होता है इसको बोलते हैं Cl, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये Cl क्लोरीन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो क्लोरीन का परमाणु होता है, उसकी जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आप समझते हैं कि जिस परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। उसको हम कोषों में बांटते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को ना। तो जो अंतिम कोष में, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन परमाणु का, वो कितना होगा बताना है आपको। दोस्तों, अगर इसका हम उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें इस क्लोरीन परमाणु के, जो कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने करेंगे। तो पहले में कितना आएगा, पहली कक्षा में 2 आएगा, दूसरी कक्षा में 8 आएगा, तो 10 हो गया और 7 बचा। ठीक ना, तो अंतिम कक्षा में कितना आएगा, तो 7 आएगा। यानी कहने का मतलब बाह्यतम कक्षा में और अंतिम कक्षा में क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, समझ के चलते हैं। तो इसमें इस ऑप्शन में जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, यानी 7 होगा आंसर। चलते हैं चलते हैं 6 पे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ठीक है ध्यान से, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, एक कार्बनिक, ठीक ना, कार्बनिक यौगिक होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दोस्तों हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या होता है मेनली हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता है। हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता है। बात समझ रहे हैं, मेनली क्या होता है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उस यौगिक में उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। देख सकते हैं इसमें नाम में, तो हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, तो हाइड्रोजन कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बात समझ गए। दोस्तों, बताना है कि आपको कौन सा इन चारों ऑप्शन में से जो ऐसा हाइड्रोकार्बन है
जो सबसे सरल है, सबसे छोटा है और सरल है, आसान है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे जो मीथेन है इसका जो संरचना सूत्र होता है और इसका जो ऐसे अणु सूत्र होता है देखते हैं तो CH4 होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर निकालें तो क्या होगा, C और चारों तरफ यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे और यहाँ पे ये मीथेन हो गया, ठीक है। अगर हम इथेन निकालेंगे थोड़ा इससे वो बड़ा होगा, प्रोपेन निकालेंगे तो उस इथेन से बड़ा होगा और ब्यूटेन निकालेंगे तो प्रोपेन से ही बड़ा होगा। तो सबसे सरल छोटा कौन है, तो कौन है, तो मीथेन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, मीथेन। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो फ्रेंड आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, ठीक है। तो ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन अपना आंसर दीजिए। बताना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है ये वाला ऐसे करके, ये कौन सही है, ठीक है। आपने अगर कहीं पढ़ा होगा न्यूमेरिकल में या फिर आप फिजिक्स के चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आप, तो बताइए इन चारों में से कौन फार्मूला सही है, यानी कौन सा संबंध ऐसा है वो सत्य है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने पढ़ा है ओम का नियम, ठीक है, रूल ऑफ आप ओम पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे ना कि जो होता है भी बराबर होता है IR होता है, या कह सकते हैं अगर R निकालें प्रतिरोध बराबर क्या होता है तो V बटा I होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम V निकालें तो इस I को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा IR, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखा है V बराबर IR, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये ध्यान से कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, ठीक है। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किससे दर्शाते हैं, तो 2n² से, ठीक है। हम किसी भी परमाणु के कोष के बाह्यतम कक्षा में जो मतलब उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बाह्यतम कक्षा में हो या फिर शुरू में हो या फिर कहीं भी हो, ठीक है। तो उसको हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं इस फार्मूले से 2n², क्या लिखा है 2n² फार्मूले से, ठीक है। बात समझ रहे हैं। ये नील बोर ने दिया था इस फार्मूले को, तो इससे वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या प्राप्त किया जा सकता है। मैंने कहने का मतलब से मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, तो सोडियम का जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, तो 11 होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसमें कहने का मतलब इसमें इस सोडियम परमाणु के पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर बना दें हम घेरा करके, ठीक है, ऐसे करके, तो जो पहला बना है लाइन, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरा वाला दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरा वाला तीसरी कक्षा हो गई। अब बीच में क्या है, तो नाभिक है, उसका न्यूक्लियस है, उसमें क्या क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। पहली कक्षा में अगर हम बात करें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो पहली कक्षा के लिए देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 का 2 रहने देंगे। n का मतलब होता है वो कक्षा को, पहली कक्षा है तो n बराबर 1, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताएगा, ये हमें ये बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ये बताएगा कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया और एक स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 2 ही होगा। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर बात करें दूसरी कक्षा में कितना आएगा, तो दूसरी कक्षा के लिए यहाँ पे 2 का पहले से यहाँ लिखा है फॉर्मूला में वो रहेगा, और n का मतलब दूसरी कक्षा की बात हो रही है तो n बराबर हम 2 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर चूँकि फार्मूला में है तो कितना हो जाएगा 2 × और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 4 से 8 हो गया, ठीक है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, बात समझ गया। दूसरी कक्षा में 8 आएगा। तो वैसे ही हम इसको दिखाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले से हम किसी भी परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ध्यान से कह रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो निम्न में से कौन बौने पौधे को, बौना पौधा इन चारों ऑप्शन में से किससे हम दर्शा सकते हैं, बताइए। तो इसमें ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट है, ठीक है। जो स्मॉल टी दिया है इससे हम दर्शाते हैं बौने पौधे को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ध्यान से देखिए रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है तो कहाँ से निकलता है बताइए, प्रमस्तिष्क से, जिसको बोलते हैं जो मस्तिष्क का होता है सबसे पहला पार्ट, सबसे जो होता है अगला पार्ट उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, वो दूसरा है अनुमस्तिष्क से, और तीसरा है पौंस से, चौथा है मेडुला से। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, ठीक है, निकलता है मेडुला से। जो मेरुरज्जु होता है कहाँ से निकलता है, तो मेडुला से निकलता है, ठीक है। समझ के बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए ध्यान से कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी कहने का मतलब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया है तो वहाँ से उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है ना, आपको बताना है
क्या होगा, ठीक है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी काला दिखता है, ठीक है। यानी अंतरिक्ष यात्री कोई अंतरिक्ष में गया है, वहाँ से उसको आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो काला दिखाई देता है, ठीक है। कोई नीला वगैरह नहीं दिखाई देता है, काला दिखता है वहाँ से। इसका क्या होगा सबसे उत्तर राइट, वो काला होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कि रुधिर का यानी ब्लड का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, ठीक है। ब्लड स्रावित होता है, ब्लड निकलता है, तो उसको रोकता कौन है, उसका कौन सा पार्ट है। तो दोस्तों इसका जो सबसे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं या फिर बिम्बाणु बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्केन होता है ना, उसका समान सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, यानी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, ठीक है, यानी पर्यावरण के प्रतिकूल है। इन चारों ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए पैदल चलना, ये क्या है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण अनुकूल है। ऑप्शन बी देखेंगे तो साइकिल से चलना, ये भी क्या है, इको फ्रेंडली है, इससे कुछ भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 पे। मोटरसाइकिल से चलना, दोस्तों मोटरसाइकिल से चलना क्या है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, इसलिए क्या है, पर्यावरण अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। और ऑप्शन डी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो मोटरसाइकिल से चलना क्या है, पर्यावरण अनुकूल नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोस्तों देखिए ध्यान से, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन के दो परमाणुओं की, मान लीजिए ऑक्सीजन जो होता है, जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, तो O2 रूप में पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। सिंगल O नहीं पाया जाता है, बात समझिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो परमाणु हैं ना। तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य, जब यहाँ पे O2 लिखा है तो दोनों परमाणुओं के मध्य कितने अबंध हैं, कितने अबंध से दोनों जुड़े हैं, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है ना, ऐसे करके, हाँ, डबल अबंध होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़े होते हैं, बात समझ रहे हैं आप, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं दोनों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के मध्य द्विअबंध होता है। तो ऑप्शन बी इज क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, द्विअबंध होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो कह रहा देखिए ध्यान से, कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यानी जो होता है स्वपोषी पोषण, उसके लिए क्या आवश्यक है, जानते हैं कि जो होता है पर्णहरित क्लोरोफिल तो होता ही है, और सूर्य का प्रकाश भी होता है, सनलाइट होती है, यानी ऑप्शन जो यहाँ पे सी है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होता है। ऑप्शन डी यानी सभी कह रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो है बिल्कुल सही उत्तर, कहने का मतलब यानी यहाँ पे जो तीनों हैं, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन सी जो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सब होते हैं स्वपोषी पोषण के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है कि निम्न में नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो ए कह रहा है, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, जो आँख का जो होता है, जो आप देखते हैं ना आँख में जो आप देखेंगे सबसे जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, जहाँ से लाइट अंदर जाता है, सबसे ऊपरी परत होती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और ऑप्शन बी कह रहा है अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन सी कह रहा है नेत्रोद पर, ऑप्शन डी कह रहा है दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सबसे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए है, ठीक है। यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही क्या होता है, प्रकाश जो नेत्र में प्रवेश करने वाली होती है उसका अधिकांश अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। जो प्रकाश जो लाइट आंख में प्रवेश करती है ना, उसका अधिकांश अपवर्तन याद रखिए कहाँ पे होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जो लाइट होता है वो अंदर जाता है, ठीक है, पुतली से होते हुए अभिनेत्र लेंस पर जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है देखिए ध्यान से कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी परावैंगनिक किरणों से, यूवी रेज से, ठीक है। ये पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, जो ओजोन रे है, ओजोन जो परत होता है, ओजोन लेयर होता है, जो कि कहाँ पे होता है, ये समताप मंडल में होता है। कहाँ पे होता है, समताप मंडल में, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए ध्यान से, क्या रहा है क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, मतलब स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इससे किसी प्रकार की पर्यावरण या फिर वगैरह वगैरह मतलब उसमें नहीं होगा, ठीक है, नुकसान नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी कह रहा है लकड़ी, ऑप्शन सी कह रहा है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी कह रहा है सभी। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जो कोयला है इससे क्या है, नुकसान ज़्यादा है पर्यावरण को, मतलब यहाँ से ये तो स्वच्छ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन जो बी कह रहा है कि लकड़ी भी जलाएंगे तो क्या होगा, वही धुआं तो खड़ा होगा, वो स्वच्छ नहीं हो सकता। ऑप्शन जो सी कह रहा है ये स्वच्छ है, ये प्राकृतिक गैस जो होता है ये स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है,
ठीक है। इसका यूज अक्सर कहाँ पे होता है, तो अक्सर वाहनों के ईंधन के रूप में होता है। जैसे आजकल देखते हैं जो ऑटो वगैरह हैं उसमें इन सब गैसों का प्राकृतिक नेचुरल गैस का कंप्रेस्ड करके इसको बोलते हैं CNG, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं। बात समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु क्या कौन है बताइए। तो आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए क्या आएगा, ऑप्शन ए कह रहा है केचुआ, ऑप्शन बी कह रहा है कुत्ता, और ऑप्शन सी कह रहा है बिल्ली, ऑप्शन डी कह रहा है बकरी। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी केचुआ को बोलते हैं उभयलिंगी जंतु। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सबसे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी एक लिंगी जो पुष्प होता है वो पपीता का पुष्प होता है। ठीक है, चलता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है कि कौन सा अधातु, ध्यान से कि कह रहा है नॉन मेटल अधातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अधातु क्या होता है, तो ब्रोमीन होता है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है ये कमरे के ताप पर। ठीक है, ये अधातु है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 23 पे। ठीक है, कह रहा है धोबिया सोडा का, ठीक है, धोबिया सोडा जिसको बोलते हैं धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे ऑप्शन ए कह रहा है NaHCO3, ऑप्शन बी कह रहा है Na2CO3 इंटू 10H2, ऑप्शन सी कह रहा है कि COH ट्वाइस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, धोबिया सोडा या फिर धुआं सोडा बोलेंगे। ये क्या है, यही इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए कह रहा है गोनोरिया, ऑप्शन बी कह रहा है सिफिलिस, ऑप्शन सी कह रहा है मस्सा, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर है ऑप्शन सी मस्सा। ये क्या होता है, एक्चुअली ये कवक से होता है, ये कोई जीवाणु से नहीं होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये एक फंगस रोग होता है मस्सा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। आप देखेंगे यहाँ पे जो धातु है एल्युमिनियम, ये तो हार्ड होता है, कॉपर भी हार्ड होता है, फेरस भी हार्ड होता है। लेकिन आप देखते हैं जो सोडियम होता है, आप सुने भी हैं और पढ़े भी हैं कि उसको चाकू से काटा जा सकता है, यानी इतना वो थोड़ा नरम होता है कि उसको चाकू से आदमी काट सकता है। तो भाई जब इतना नरम है तो इसका गलनांक तो कम ही ना होगा, यानी बहुत कम ताप पर ही गल जाएगा, गलनांक कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए ध्यान से कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ठीक है, याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है, या उसका एक और नाम है उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत यानी पारंपरिक, यानी उसको बोलेंगे ट्रेडिशनल, जो बहुत दिनों से चला आ रहा है। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बताइए कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, जैव मात्रा या फिर बायोमास। जैसे लकड़ी वगैरह जितना होता है वो सब क्या है, बायोमास ही होता है। तो वो सब क्या होता है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। बात समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर जो होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा है CaO, ऑप्शन बी कह रहा है CaOH ट्वाइस, ऑप्शन सी कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसी को बोलते हैं संगमरमर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है जब अतिभारण या लघुपथन होता है। तो अच्छा, अतिभारण मतलब क्या समझ रहे हैं आप। अतिभारण मतलब किसी कहने का मतलब कोई सर्किट है, उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, उस पर ज़्यादा लोड दे दिया गया। ठीक है, किसी उपकरण के द्वारा उस पर ज़्यादा लोड दे दिया गया तो क्या होगा, वो अतिभारण होगा और वो फॉल्ट कर जाएगा। जब फॉल्ट करेगा तो क्या, वहाँ पे धारा का मान एकाएक बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, और वहाँ पे फॉल्ट करना वो सब जल्द हो जाएगा, ऐसे होता है। चल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। समझ रहे बात को ना दोस्तों, लघुपथन भी होता है और अतिभारण भी होता है। दोनों में क्या होता है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है जैव जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता होता है, बायोडाइवर्सिटी का विशिष्ट स्थल क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि फसल क्षेत्र, ऑप्शन बी कह रहा है कि नदी क्षेत्र, ऑप्शन सी कह रहा है समुद्र तट, ऑप्शन डी कह रहा है वन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर, यानी कहने का मतलब किस इनमें से किस जगह सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी, ठीक है, तो वन होता है। वन में सब चीज़ होते हैं। वन में पेड़ पौधे की होती है बहुत सारी विविधताएं, जीव जंतुओं की होती है, पशु पक्षियों की होती है, बहुत सारे होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो फ्रेंड आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन 31, ठीक है ध्यान से, कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीला करता है, ठीक है। यानी जो श्वेत प्रकाश होता है सूर्य का, उससे अगर हम निकालेंगे, उसको अगर निकालेंगे हम प्रिज्म से, जो कांच का प्रिज्म होता है, तो वहाँ से क्या होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। उसमें वहाँ से हमको 7 रंगें मिलेंगी, ठीक है। एक जो जिस अगर पर्दे पे प्राप्त करें उसको हम वर्णपट बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें कितनी हमको 7 रंगें मिलेंगी। तो उसमें जो अगर जो नीला रंग है उस रंग का ना सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है ना, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ठीक है। तो किस माध्यम में बताइए, हवा में होता है कि जल में होता है कि शीशा में होता है कि हीरा में होता है? तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे जिसका पवर्तनांक कम है उसी में क्या होगा, प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, ठीक है। तो जो हवा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये हवा में क्या होगी, सबसे अधिक यहाँ पे प्रकाश की चाल होगी, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये ध्यान से कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी कह रहा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी कह रहा है चालक के तापमान पर, और ऑप्शन डी कह रहा है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की धारा पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, प्रतिरोध वो किस पर, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, और चालक के तापमान पर निर्भर करेगा। ये बात तीनों बात लिखी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, आप उसको पढ़े होंगे तो जानते होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण में, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी कह रहा है अवतल दर्पण में, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन से राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में, यानी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि दाहिने तरफ बनती है फोकस दूरी, इसलिए क्या होगी, वो फोकस जो दूरी होगी उत्तल दर्पण की वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या रहा देखिए ध्यान से, कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन, ठीक है, जो होगा वो क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि जिबरेलिन, ऑप्शन बी कह रहा है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी कह रहा है इंसुलिन, ऑप्शन डी कह रहा है थायरॉक्सिन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। आप जानते हैं, आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे और आप में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी तो आप समझ सकते हैं कि जो एड्रेनलिन होता है और जो इंसुलिन होता है और थायरॉक्सिन होता है, ये क्या होता है, ये सभी ह्यूमन हार्मोन, ये सभी ह्यूमन मानव में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ये बचा है ये क्या होगा, ये एक पादप हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट आंसर। इसी को क्या बोलेंगे हम, पादप में वृद्धि हार्मोन बोलेंगे, ठीक है, यही वृद्धि हार्मोन है पादप में पाए जाने पर। चलते हैं क्वेश्चन 36 पे। तो आपके सामने क्या रहा है, क्वेश्चन 36 देखिए ध्यान से, कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, ठीक है, उपधातु बताना है आपको। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए कह रहा है जिंक, ऑप्शन बी कह रहा है कैल्शियम, ऑप्शन सी कह रहा है जर्मेनियम, और ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं जिंक क्या है, धातु है, कैल्शियम भी क्या है, धातु है, कार्बन क्या है, अधातु है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप लगा सकते हैं वैसे आंसर कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, ठीक है, यानी आप पढ़े होंगे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप, तो उसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि सामान्य कितना होता है रक्तचाप, तो 120/80 mmHg होता है ना। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर 120, ये क्या होता है, ये प्रकुंचन दाब होता है, प्रकुंचन दाब 120 क्या, यानी उतना mmHg तक क्या होता है, वो जो ब्लड होता है वो वाही जो ब्लड वेसल्स होते हैं या फिर वाहिकाएँ होती हैं, धमनी शिरा होते हैं, उनमें उतने प्रेशर तक, उतने दाब तक वो बल लगाता है, कौन, ये ब्लड होता है, ठीक है। तो अधिकतम कितना है सामान्य के लिए, तो 120 है, और शीतलन अनुशीतलन मतलब कहने का कहाँ तक ढीला पड़ता है, तो 80 तक ढीला पड़ता है, ठीक है, यानी कम दब लगाता है। तो
सबसे कम दाब लगाता है कहाँ तक, 80 तक, और अधिकतम कहाँ तक, 120 तक। तो इसी के बीच क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, सामान्यतः। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अनुशीतलन के लिए, ठीक है, ढीला कहाँ तक पड़ता है, तो 80 तक। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। दोस्तों जो विभक्त वलय होता है उसको हम यूज़ करते हैं विद्युत मोटर में। किसमें, विद्युत मोटर में होता है। कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपको, ये क्या हो गया, ये हो गया कुंडली, जो आयताकार कुंडली होती है, और इसमें ऐसे लगे होते हैं धुरी, क्या लगे होते हैं, धुरी लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक गोलाकार वलय होता है, इसको अगर हम बीच में से काट देते हैं तो ये क्या होता है, विभक्त वलय हो जाता है, ठीक है। ये जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश, ठीक है, कार्बन, और यहाँ पे जो बैटरी लगी होती है, ऐसे करके बैटरी लगी होती है, यहाँ से धारा प्रवाह होती है। तो ये कार्बन ब्रश के थ्रू क्या होता है, इस वलय पे धारा जाती है, और वलय जब धारा चलती है ना तो वो क्या होती है, कुंडली घूमने लगती है। जब कुंडली आधा घूमती है तो क्या हो, धारा का दिशा बदल जाता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में जो यूज करते हैं किस लिए, तो वो धारा की दिशा को, कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए, ठीक है, इस विभक्त वलय का यूज किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है यहाँ देखिए ध्यान से कि विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक होता है, चार्ज का क्या होता है, तो कूलाम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ध्यान कह रहा है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारे शरीर का जो पीएच मान कितना होता है बताइए। तो इस क्वेश्चन से जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी 7.0 से 7.8 के बीच हमारा जो है शरीर काम करता है, जो उसका पीएच मान है वो काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उदासीन से थोड़ा सा क्षारीय हो, थोड़ा क्षारीय, ठीक ना, उदासीन या फिर थोड़ा सा क्षारीय, अप्रोक्स इतना कह सकते हैं। तो हमारे शरीर का पीएच मान इतना, पीएच मान जो होता है उसका परास होता है, इतने के बीच होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे सभी, आई होप कि आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो, अगर अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर चैनल अपना है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल के लिए बेल घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।